खबर के कई पहलू होते हैं और खबरों के इस पहलू की बारीकियों को जब हम आपको समझाते हैं तो आप समझते हैं कि खबर का महत्व क्या है, और इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं मिस्टर एनालाइजर। आज जो प्रमुख मुद्दे आपके सामने हम मिस्टर एनालाइजर में लेकर आए हैं, उसमें सबसे पहला विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। जज साहब कृपया ध्यान दें। दरअसल आज हमारे देश में 4.8 करोड़ ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो बीते 60 साल से लंबित हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। क्या इसके बाद हालात बदलेंगे? इस पर करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ हम सब चाहते हैं कि हमारे आसपास पालतू जानवर रहें। खास करके कुत्तों पर हमारा भरोसा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या हम ऐसे कुत्ते पाल रहे हैं जो हमारे लिए ही घातक हैं? इस पर करेंगे चर्चा। विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार क्या हो गया जो अब भारत से अपनी दूरी बनाता अमेरिका पाकिस्तान को एक बार फिर अपने पाले में कर रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों का क्या असर पड़ेगा, और उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान की नजदीकी अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में भारत के लिए भारी पड़ेगी। और फिर अंत में बात करेंगे नए साल में क्या भारत को खोया हुआ अपना कोहिनूर मिल सकता है, या एक बार फिर ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में सजेगा कोहिनूर। तो आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। आज की बड़ी खबर यह है कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर दी है। इसकी मुहर लग चुकी है। मुख्य न्यायाधीश यू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और उनके रिटायर होने के बाद जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 9 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद उनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक रहेगा, यानी कि भारत को अगले 2 साल तक चंद्रचूड़ की शक्ल में मुख्य न्यायाधीश मिलने जा रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ एक ऐसे कार्यकाल में, एक ऐसे कालखंड में मुख्य न्यायाधीश के पद को शोभित करेंगे जहां पर कई मूलभूत मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं। मसलन धारा 370 के बारे में। इसके साथ साथ कई और ऐसे महत्वपूर्ण मसले हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की 2 डिग्री लेने के बाद 39 साल में वरिष्ठ अभिवक्ता बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के वकीलों में से एक रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़। 1988-2000 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी, और सरकार की तरफ से उन्होंने कई मामलों पर बड़ी दमदार पैरवी की थी। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई थी। 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्हें नियुक्त किया गया था। और यहां पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, पूरे देश में अगर एक ऐसा हाईकोर्ट है जहां कई संवेदनशील मामले आते हैं तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, और उसकी अध्यक्षता जस्टिस चंद्रचूड़ कर चुके हैं। 13 मई 2016 को उनकी कार्यदक्षता की वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता के 2 बड़े फैसले को सुप्रीम कोर्ट खुद ही पलट चुके हैं। उनके पिता जो कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनके फैसलों को डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बदला है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ वाई.वी. चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस थे। पिता के रिटायर होने के 37 साल बाद जस्टिस चंद्रचूड़ यानी कि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अब मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह अपने आप में एक अलहदा मौका होगा जब पिता मुख्य न्यायाधीश और उनके बाद उनका बेटा भी मुख्य न्यायाधीश देश का बने। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को वेस्टर्न म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। उनकी कुछ पर्सनल बातें आपको बता रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ को कोल्ड प्ले और क्रिस मार्टिन जैसे सिंगर्स अच्छे लगते हैं। ये वेस्टर्न सिंगर्स हैं, खास करके जो ब्लूज और जैज गाते हैं। इसके अलावा उन्हें घूमना बहुत पसंद है, और किताबें पढ़ना उनका बुनियादी शौक है। बहुत कम समय में वो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जिसमें खास करके जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में कहा जाता है कि किताब पढ़ने का शौक उनका इतना जबरदस्त है कि अगर आधे घंटे का भी वक्त है
वो किताब पढ़ने लगते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के 3 चर्चित बयान हैं जो आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सितंबर 2020 में वकीलों से बहस के लिए जब समय मांगा जा रहा था, तब उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख वाली अदालत में जाए। यह अपने आप में बहुत दीगर था कि सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा हो, क्योंकि हमारे देश में हम सब जानते हैं जस्टिस कितना डिलेड है। और ये पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी कि अगर आप समय पर न्याय नहीं दे पाते हैं तो ये न्याय नहीं मिलने के बराबर है। और हिंदुस्तान में ये परिपाटी बहुत पुरानी है। इसके बारे में मुखर शब्दों का इस्तेमाल करना जस्टिस चंद्रचूड़ की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। फरवरी 2020 में गुजरात में जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि असहमति पर अंकुश के लिए सरकारी मशीनरी को लगाना डर की भावना पैदा करना है। 2020 में यानी कि आज से 2 साल पहले इस तरह की बात सार्वजनिक मंच से कहना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि उस वक्त पूरे देश में इस बात को लेकर एक आंदोलन सा चल रहा था कि क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। लेकिन ऐसी मौके पर उन्होंने इस बात को कहा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक तरह से सरकार को यह आगाह भी किया कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लोगों के बीच में इस तरह की भावना न हो, और इसके साथ साथ जनमानस में भी उन्होंने इस बड़ी बात को सामने रखा। इसके बाद उनका अगला महत्वपूर्ण मामला 2018 का है, जब भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अलग विचार लोकतंत्र में प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व के तौर पर काम करता है। इसे पुलिस की कड़ी ताकत से बांधा नहीं जा सकता, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। देखिए, लोकतंत्र का मतलब क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज आपके सामने करना चाहता हूं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र दरअसल हमारे देश की वो बुनियाद है जो हम सबके सामने एक तस्वीर उत्पन्न करती है, जहां हम अपनी भावनाओं का उद्गार कर सकते हैं, जहां सरकार से भिन्नता के मत को सामने रखा जा सकता है और सरकार और लोगों के बीच में संवाद स्थापित करने का एक जरिया बनता है। बड़े से बड़े मसले संवाद से हल किए जाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ इसी की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि संवाद के मुकाबले अगर पुलिस स्टेट को लागू करने पर जोर ज्यादा हो तो यह देश के लिए नुकसानदेह है। लोकतंत्र की दीवारें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि संवाद का रास्ता हमेशा खुला है। और सरकार ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और अमल भी किया है। आइए अब आपको 5 ऐसे बड़े फैसले के बारे में चर्चा करते हैं जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में लिए हैं। नोएडा में ट्विन टावर को गिराए जाने का फैसला जस्टिस चंद्रचूड़ का है। नोएडा में सुपरटेक के 2 टावर थे। 28 अगस्त को इन्हें गिराया गया इसी साल के। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने टावर को तोड़ने के आदेश पारित किए। इसके साथ साथ एडल्टरी लॉ का बड़ा फैसला था जिस पर उन्होंने अपनी बात बड़ी स्पष्ट रखी थी। मैं आपको इसके बारे में भी संक्षेप में बताना चाहता हूं। एडल्टरी लॉ क्या था हमारे देश में? ऐसा माना जाता था कि एक शादीशुदा मर्द और स्त्री के बीच में अगर गलती से भी संबंधों में दरार आती है और ऐसे में महिला किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बना लेती है और ऐसे में अगर महिला का पति कोर्ट में केस कर दे या पुलिस में केस कर दे तो फिर मामला पति पत्नी का नहीं रह जाता, बल्कि पति का केस का हर्जाना भरेगा वो व्यक्ति जिसके साथ महिला ने संबंध स्थापित किए हो। और यह इसलिए क्योंकि ब्रिटिश कानून में महिला को यानी कि पत्नी को पति की संपत्ति के तौर पर देखा गया था। इस बुनियादी फर्क को देश के सामने जस्टिस चंद्रचूड़ ने रखा और कहा कि किसी भी महिला को संपत्ति के तौर पर ट्रीट करना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके बाद अगला मामला जो उन्होंने बहुत प्रमुखता से सामने रखा, हल्दिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने हादिया की शादी को लेकर यह बात कही कि यह शादी रद्द की जाती है क्योंकि संबंधित केरल हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया जाता है। हादिया की शादी गैर कानूनी इसलिए मानी गई थी क्योंकि वो ट्रिपल तलाक का मामला था और वहां पर मेंटेनेंस लॉ भी सामने आ रहा था। इसके साथ एक बड़ा मसला था जो उन्होंने सामने रखा, निजता को मौलिक अधिकार बनाया जाना। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना था और इसके एक पुरोधा के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ सामने आए थे।
यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हर किसी के पास यह व्यक्तिगत आचरण होना चाहिए कि उसकी कुछ चीजें प्राइवेट हैं। प्रिवेसी लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्री। उसके बाद उनका पांचवा मामला, जो अपने आप में एक मिसाल बना, अविवाहिता को एबॉर्शन का अधिकार। संबंध बनाने में क्या व्यक्ति को सोच विचार कर कार्य करना होगा? अगर किन्हीं परिस्थितियों में दो लोगों के संबंध मधुर नहीं रहते हैं, खट्टे हो जाते हैं, और ऐसे में महिला गर्भपात के लिए आगे बढ़ना चाहती है, तो क्या उसे यह अधिकार नहीं होना चाहिए? बहुत बड़ी बात थी। अमेरिका में इसे लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है साहब, लेकिन हिंदुस्तान में जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस अधिकार को महिलाओं के सामने दिया। मैंने आपके सामने 3 ऐसे मामले रखे जो महिलाओं के अधिकार से जुड़े थे, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत ही मुखर तरीके से अपनी वाणी को सामने रखा। और यह बताता है कि हमारे देश में ऐसे बहुत दीगर लोग हैं जो व्यवहारिक तौर पर समानता और समान अधिकार की बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि दशहरे की छुट्टियों से एक दिन पहले, यानी कि 30 सितंबर को भी जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने एक दिन में 75 मामलों की सुनवाई की है। अपने काम के प्रति जितना डेडिकेशन जस्टिस चंद्रचूड़ का दिखाई देता है, यह काबिल तारीफ है। रात के 9:30 बजे तक उन्होंने अपना बेंच जारी रखा था, और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने साथियों से कहा था कि आज मैं अपने घर में यह कह के आया था कि मेरा इंतजार मत करना, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होगा मैं वापस नहीं आऊंगा। आज हमारे देश को ऐसे ही जज की आवश्यकता है, ऐसी एक न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। 4.8 करोड़ मामले आज पूरे देश भर में लंबित हैं साहब। इसका निपटारा कैसे होगा? लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? इसलिए जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति अपने आप में प्रदर्शित करती है कि आज एक डेडिकेटेड रिसोर्स के तौर पर हमारे बीच ऐसे दीगर लोग हैं जो बड़े और निर्णायक फैसले ले सकते हैं, जो वक्त और कालखंड से ऊपर उठकर सोच सकते हैं, और जो भविष्य के निर्माण में नींव रखने में अपनी बलि तक दे सकते हैं। इसके साथ साथ आज चर्चा इस बात पर करते हैं, क्योंकि आज हम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के चयन की बात कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस का चयन कैसे होता है, या फिर जजों का चयन कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट? इसके लिए कोलिजियम प्रणाली है, और सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए हुए जज ही इस कोलिजियम का हिस्सा होते हैं, और कोलिजियम के आधार पर ही जजों की नियुक्ति भी होती है और चीफ जस्टिस की नियुक्ति भी होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथ विचार विमर्श के बाद जजों की नियुक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 5 सदस्य होते हैं, और यह एक बॉडी है जिसे कोलिजियम के तौर पर कहा जाता है। इन 5 जजों के इस कोलिजियम का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। बाकी 4 सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य मोस्ट सीनियर जज शामिल किए जाते हैं। कोई भी सदस्य तब तक कोलिजियम में रह सकता है जब तक वो अपने पद से रिटायर ना हुआ हो। अब आपको बताते हैं कि कोलिजियम सिस्टम काम कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर इसी सिस्टम के तहत किया जाता है। कोलिजियम की ओर से नाम तय करने के बाद कोलिजियम की रिकमेंडेशन सरकार के पास भेजी जाती है। हाई कोर्ट कोलिजियम से आए नाम को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की सिफारिश के बाद सरकार तक पहुंचाया जाता है। कोलिजियम की ओर से आए नाम पर सरकार अपनी जांच बिठाती है, आकलन करती है। अगर सरकार चाहे तो उस पर आपत्ति उठा सकती है और नामों के बारे में स्पष्टीकरण भी कोलिजियम से मांग सकती है। लेकिन अगर कोलिजियम सरकार की आपत्तियों के बावजूद उन्हीं नाम को दोबारा सरकार के संविधान पीठ के फैसले के तहत भेजती है, तो उसके बाद सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, बल्कि वो जजों की नियुक्ति के लिए बाध्य होती है। अगर किसी वकील को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर प्रमोट किया जाए, तो पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका बस इतनी रहती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी की जांच रिपोर्ट क्लीन है या नहीं। कभी कभार नियुक्ति करने में इसलिए भी देर हो जाती है क्योंकि कोलिजियम की ओर से की गई सिफारिश पर जो नाम सामने रखे जाते हैं, जिसमें एक या अधिक न्यायाधीश नाराज होते हैं, वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो उस पर फिर विचार विमर्श चलता है सरकार के बीच में और कोलिजियम के बीच में।
लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल भी उठते हैं। कहा जाता है कि ब्रदर्स इलेक्ट द ब्रदर, यानी कि 5 जजों की खंडपीठ यह तय करती है या उनका एक कंसोर्शियम यह तय करता है कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन हो। तो यानी कि यह आपस की बिरादरी की बात हो जाती है, इसमें किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश नहीं है। इस पर रोकने की बात भी कही जाती है। साल 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री के पद पर आसीन थे और एनडीए की सरकार थी, तो जजों की नियुक्ति के सिस्टम को बदलने पर विचार हुआ। केंद्र द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 2014 में राष्ट्रीय नियुक्ति न्यायिक आयोग अधिनियम लाया गया। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों ही चाहते थे कि जज की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक बार फिर इसी मुद्दे पर बोलते हुए अब मौजूदा कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश के लोग जज की नियुक्ति के लिए बने हुए कोलेजियम सिस्टम से बहुत प्रसन्न नहीं हैं। और यह बात दीगर है, गौर करने वाली बात है, क्योंकि यह बात अब सामने आ रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर चर्चा एक बार फिर हो। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संविधान की आत्मा के अनुसार जजों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी सरकार पर होनी चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कानून मंत्री ने कहा क्या है। संविधान तो साफ है, लेकिन संविधान को आपने किस तरीके से परिभाषित किया है उसको देखिए। 1993 तक तो सारे जजों का अपॉइंटमेंट सरकारी करते थे और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन होता था। और उस समय 93 से पहले जितने भी जजेस बनाए हैं वो आप देखिए एक से बढ़कर एक एमिनेंट जजेस बने हैं इस देश में, चाहे वो हाई कोर्ट्स में हो या सुप्रीम कोर्ट में। 93 के बाद जो फर्स्ट जजेस का केस आया उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में कंसल्टेशन लिखा है, संविधान क्लियर है, आपने पढ़ा होगा। संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू एक बार फिर इस मसले को जरूर उठा रहे हैं, क्योंकि हर कोई मानता है कि हर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। संघ परिवार द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका पांचजन के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर हम संविधान की भावना से चलें तो जजों की नियुक्ति करना मुख्यतः सरकार का काम है। भारत को छोड़कर दुनिया में अभी ऐसी प्रतिक्रिया कहीं भी नहीं है या प्रथा कहीं भी नहीं है जहां न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जज ही करते हैं और इनकी सिफारिश जज करते हैं। किरेन रिजिजू ने इस पूरे मामले पर अपने विचार बहुत मुखर तरीके से सामने रखे और इसके साथ साथ उन्होंने पूरे देश के सामने एक ज्वलंत मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि अभी भी करोड़ों ऐसे मामले हैं जिस पर विचार नहीं हो रहा, लोगों को कानून नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। इसलिए इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। में कहीं भी जजेस अपने जो बिरादरी के उसको अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, जजेस अपॉइंट नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मूल रूप से जो जजों का काम है वो लोगों को न्याय देना। आज के समय में जो मैं देखता हूं और देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं जो फील करता हूं कि आधा समय जजों का दिमाग और समय अगले जज किसको बनाना है उस पर ज्यादा खर्च हो रहे हैं, ना कि अपने पूरे समय न्याय देने में। कानून मंत्री ने अपनी बातें बहुत मुखरता से सामने रखी हैं। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने इन बातों को सुना भी है, इस पर चर्चा भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बड़े परिवर्तन की तरफ सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम और उसके साथ साथ कार्यप्रणाली को होता हुआ हम देखें। क्योंकि अभी तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जस्टिस चंद्रचूड़ का, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो आमतौर पर लीक से हटकर फैसले लेते हैं
और बड़े निर्णायक फैसले लिए। आइए एक बड़े मसले पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। हम सब जानते हैं कि कुत्तों का प्रेम कितना महत्वपूर्ण होता है हमारी जिंदगी में। साहब, आपके साथ एक अच्छा प्यारा सा कुत्ता हो, कौन उसे पसंद नहीं करता है? लेकिन जब ये कुत्ते आपके लिए गले की फांस बन जाएं, जिंदगी के लिए खतरा बन जाएं, तब आप क्या करेंगे? गाजियाबाद में आज एक बड़ी ही खतरनाक घटना हुई। मां के सामने ही आवारा कुत्तों ने 7 महीने की एक दुधमुही बच्ची पर हमला कर दिया। इस हमले में इस मासूम की मृत्यु हो गई। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में खतरनाक नस्ल के कुत्तों के अटैक की वजह से लोगों में डर फैला हुआ है। और यही वजह है कि गाजियाबाद नगर निगम ने एक कानून पारित किया है। इस कानून के तहत पिटबुल वैरायटी का डॉग, रोटविलर वैरायटी और ऑर्टिनो वैरायटी के डॉग, ये तीनों प्रजाति के कुत्ते अब पालतू कुत्तों के तौर पर घर में नहीं रखे जा सकते। पिछले कई महीने से पिटबुल के हमले की कई घटनाएं देश के कोने कोने में दर्ज हुई। आपकी स्क्रीन पर ये 5 हमलों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। इन सभी हमलों में खतरनाक कुत्तों ने उन लोगों पर हमला किया जो उनके मालिक नहीं थे। और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो 0.5 से यानी कि 50 लाख से 1.5 करोड़ कुत्तों के हमले की जानकारी आ रही है, जिसमें से कई बहुत घातक रहे हैं और कुछ उतने घातक नहीं रहे। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आगे। साल 2019 में 72,77,000 कुत्तों से संबंधित मामले सामने आए जो लोगों पर हमले के थे। साल 2020 में ये मामले घटे क्योंकि उस समय कोरोना था, पूरे देश भर में लॉकडाउन था। 46,43,000 ऐसे केसेस थे। 2021 में ये बढ़कर 17 लाख हुए, माफ कीजिएगा, घटकर 17 लाख हुए। और अब 2022 में ये 1.4 करोड़ केसेस हो चुके हैं। अब जरा सोचिए हम क्या बात कर रहे हैं। ये आंकड़े अभी तक जो आ रहे हैं ये सिर्फ अभी बीते 6-7 महीने के। लेकिन इन कुत्तों को क्या हम इसी तरीके से रख सकते हैं अपने घरों में? जिस तरह से गाजियाबाद के नगर निगम ने यह फैसला लिया है कि जो डेंजरस वेरिएंट है कुत्तों के, उनको न रखा जाए, क्या देश के तमाम नगर निगम इस तरह के फैसले ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको इन कुत्तों के बारे में जानकारी देना चाहेंगे ताकि आप समझ सकें कि ये कुत्ते कितने खतरनाक हैं। आज हम आपके सामने सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि पूरे देश में कहां कहां डॉग के अटैक्स, कुत्तों के अटैक्स बहुत ज्यादा हुए हैं। जरा मैप के जरिए देखिए आप। ये बताते हैं आपको, इस तस्वीर को देखिए। लाखों की संख्या में इन तमाम राज्यों में कुत्तों के अटैक्स हो रहे हैं। पूरे स्क्रीन पर आप देखिए। यानी कि अब समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है, विकट हो चुकी है। कहीं भी किसी भी राज्य या प्रांत में यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। लाखों के हमले कुत्तों के द्वारा पूरे देश भर में एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता की तरफ संकेत ही नहीं दे रहे, बल्कि चीख चीख कर पुकार रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमें इस बात पर तय करना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से कुत्ते हैं जिन्हें हम पालतू कुत्तों की श्रृंखला में रख सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से कुत्ते हैं जिन्हें हम फार्म के तौर पर रख सकते हैं, फार्म डॉग्स के तौर पर। पालतू कुत्तों की संख्या हमारे देश में कितनी बढ़ रही है यह आप देख लीजिए। तकरीबन 1 करोड़ पालतू कुत्ते बीते 3 साल में बढ़ चुके हैं। और यह बताता है कि हमारे देश में स्थिति कितनी विकट होती चली जा रही है। अब आपके सामने कुछ ऐसे कुत्तों की तस्वीर हम रखने जा रहे हैं जो आपको बताएंगे कि इन कुत्तों को रखना अपने घर में बहुत घातक है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर यह कुत्ता देख रहे हैं, इसे बुलडॉग कहा जाता है। बुलडॉग एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति का कुत्ता है और यह अपने आप में बहुत ही मुश्किल भी है। इसके साथ साथ इसके अलग अलग तस्वीरें भी सामने निकल कर आती हैं। यह देखिए, इसे आप रॉटविलर के तौर पर जानते होंगे। माफ कीजिएगा, यह पिटबुल है। यह जानकारी मुझे अभी दी गई है, यह पिटबुल है। जरा इसके दांत को देखिए। इसका दांत आपको बताता है कि यह कितना खतरनाक कुत्ता है।
पिटबुल आमतौर पर फार्म्स की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। अभी आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लैब्राडोर है। लैब्राडोर कई मामले में बहुत खतरनाक और खोजी कुत्ता भी होता है और कई जगहों पर इसे पालतू तौर पर भी रखा जा सकता है। इन कुत्तों की तमाम वैरायटीज हैं जिसकी जानकारी हम अभी आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ इन कुत्तों को पालने के लिए क्या नियम कानून है, यह भी हमने आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले इन कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, नगर निगम से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है और उसके साथ साथ इसके समय एक फीस भी देनी पड़ती है। इनके रेबीज के वैक्सीनेशन होते हैं। रेबीज के वैक्सीनेशन की जानकारी भी नगर निगम को देनी पड़ती है, उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेशन होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अगर अपने कुत्तों को अपने घर पे रख रहे हैं तो अपने पड़ोसियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर देना पड़ता है, अन्यथा आप अपने घर में कुत्ते नहीं रख सकते। इसके बावजूद हमारे देश में कुत्तों के द्वारा काटे गए लोगों की संख्या कितनी बढ़ती चली जा रही है, यह भी हमने आपको दिखाया। और ये तमाम कुत्ते बता रहे हैं कि हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह के कुत्तों को अपने घरों में रख सकते हैं। तो बहुत सोच समझकर विचार कर अपने कुत्तों का चयन कीजिए और इसके आधार पर ही आप अपने कुत्तों को अपने घर पर। आज बात करते हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान के दिन एक बार फिर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं? अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती क्या पहले से बेहतर होती दिख रही है? इसी पर आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारा आज का विश्लेषण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में आतंक परस्त पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया था। जो बाइडेन के इस बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित भी किया था। लेकिन बाइडेन के इस बयान के बाद अब अमेरिका का एक बड़ा यू टर्न आ गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान जारी कर जो बाइडेन के बयान से ठीक विपरीत बातें कही। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान की प्रतिबद्धता और उसके परमाणु हथियारों की सुरक्षित रखने की क्षमता के प्रति आश्वस्त है। अमेरिका ने हमेशा एक सुनिश्चित और समृद्ध पाकिस्तान को अमेरिकी हितों के लिए महत्वपूर्ण माना है। पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे सहयोग के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान को उचित महत्व देता है। अब आपको यह भी हम बता दें कि इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर क्या बयान दिया था। दरअसल पिछले हफ्ते ही जो बाइडेन ने रूस और चीन समेत वैश्विक मुद्दों पर अपनी बातों को सामने रखा था, जिसके दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं। दरअसल अमेरिका की लॉबी के बावजूद रूस के विरुद्ध यूएन में वोटिंग में पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया था। इसी से नाराज होकर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश की संज्ञा दे दी। बाइडेन के इस बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिकी राजदूत को भी तलब कर जवाब मांगा। बाइडेन के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, जिसमें से एक ये था कि अमेरिका को इस बात की चिंता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं आतंकवादियों के हाथ तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान को सबसे खतरनाक बताने के बाद आखिरकार अमेरिका ने यह पलटी क्यों मारी, इसका मायने क्या है, आइए अब आपको बताते हैं। अमेरिका और चीन के बीच सैद्धांतिक लड़ाई चल रही है जो बड़े पैमाने पर है। जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अमेरिका के पाले में आ सकता है, ऐसा अमेरिका को अंदेशा था। एशियाई देशों पर प्रभाव बरकरार रखने के लिए भी पाकिस्तान की आवश्यकता अमेरिका को है और यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को अपने पाले में रखने की एक बार फिर से नई कोशिशें कर रहा है। जिस पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने नरम रुख अपनाया है, उसकी बेइज्जती का इतिहास बड़ा पुराना है साहब। पाकिस्तान में भले ही सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन वैश्विक पटल पर आज भी पाकिस्तान का किरदार वैसा ही है जैसे बीते कई दशकों से है। पाकिस्तान को कई बार सार्वजनिक मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ा है और यह सिलसिला आज भी जारी है। अमेरिका में जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री या वित्त मंत्री पहुंचते हैं तो उनकी होर्डिंग होती है साहब। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के साथ आकर खड़ा होता है। दुनिया के कई मंचों पर पाकिस्तान की फजीयत हो चुकी है,
जिसकी 3 तस्वीरें उसकी पोल खोलती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर आज की है। इंटरपोल महासभा में पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर जब पाकिस्तान के अधिकारियों से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साधी। पाकिस्तानी अफसर मीडिया के सवालों से आंख चुराते हुए दिखे, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पर। दाऊद के सवाल का कोई जवाब नहीं था उनके पास। दूसरी तरफ 14 अक्टूबर की तस्वीर आपके सामने है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। वहां पर पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने उनके सामने चोर चोर के नारे लगाए और बहुत ही उत्तेजित वित्त मंत्री ने उन लोगों का जवाब दिया। तीसरी तस्वीर 16 सितंबर की है, जब एससीओ समिट के दौरान पाकिस्तान का आतंक परस्त एजेंडा खुलकर सामने आया। आतंकी मौलाना मसूद अजहर के सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इतनी चुप्पी साधी कि उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। पत्रकार सवाल पूछते रहे, शहबाज शरीफ आगे देखकर चलते रहे। तो ये तमाम ऐसे मामले हैं जहां पाकिस्तान की आतंकी पृष्ठभूमि पर पूछे गए सवाल का जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश की संज्ञा दी, लेकिन अब उनका रुख नरम दिखाई दे रहा है। अब यह गुत्थी है जिसको आपके सामने परोसनी पड़ेगी। अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकों की सबसे बड़ी मौजूदा मिसाल है पाकिस्तान के F-16 डील का। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच $45 करोड़ का एक सौदा हुआ, जिसमें F-16 लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को हर तरह की सहायता अमेरिका से मिलेगी। पाकिस्तान के ज्यादातर F-16 विमान, जो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले लिए गए, वो पुराने हो चुके हैं। उनके अपग्रेडेशन की स्थिति बहुत खराब थी, जिसे बेहतर करना था। अमेरिका ने यह बीड़ा उठाया है। पाकिस्तान को अब नए F-16 मिलेंगे, जो कि पहले से कहीं ज्यादा घातक भी होंगे। अमेरिका पाकिस्तान के लिए अपना छिपा हुआ प्रेम प्रदर्शित भी कर रहा है। अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती नई नहीं है। इस दोस्ती का इतिहास बहुत पुराना है। आइए आपको इतिहास के पन्नों से निकालकर बताएं कि कैसे 1950 में तत्कालीन सोवियत संघ जैसे देश के खतरे की वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ हाथ मिलाना मुनासिब समझा। 1958 में पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा ने अमेरिका की सहमति पर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था। 1989 में अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत रूस के खिलाफ एक साथी की आवश्यकता थी। दशकों तक अमेरिका ने जियाउल हक को मदद दी, सर आंखों पर बिठाया, ताकि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके सोवियत संघ के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को छेड़ा जाए। यहीं से तालिबान की शुरुआत हुई और तालिबान को हथियार और उसके साथ साथ हर तरह के तमाम फाइनेंशियल हेल्प अमेरिका की तरफ से मिले। 1981 में पाकिस्तान के साथ पहली बार लड़ाकू विमान की डील अमेरिका ने की और कई तरह के लड़ाकू विमान अमेरिका ने पाकिस्तान। 2003 में अमेरिका ने पाकिस्तान का $1 अरब का कर्ज माफ कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं थे और वॉर अगेंस्ट टेरर में मदद करने के लिए पाकिस्तान ने पूरा भरोसा दिया था। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि अल जवाहिरी के ठिकाने की जानकारी भी पाकिस्तान ने ही अमेरिका को दी थी, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई थी और अल जवाहिरी की मृत्यु की जिम्मेदारी पाकिस्तान के ऊपर मढ़ी थी। तो ये तमाम बातें हैं जो आज आपके सामने प्रदर्शित करती हैं और बताती हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध पुराने हैं और आज के दिन में जब भारत ने एक स्वतंत्र नीति अपनाने की एक बड़ी कोशिश की है, जहां पर हम खुद अपने भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान का सहारा लेकर एक बार फिर साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स में अपनी भूमिका को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। और आइए बात करते हैं भारत के सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर, जो हम सबों के लिए एक कसक के तौर पर है, और वो कसक है कोहिनूर। दुनिया जिसे कोहिनूर के नाम से जानती है,
वो हीरा आज हमारे पास नहीं है। कोहिनूर की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 मई 2023 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स III का राज्याभिषेक होना है। तो क्या यह हम मान सकते हैं कि इस मियाद से पहले भारत का कोहिनूर भारत के पास वापस आ सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोहिनूर की रोशनी हिंदुस्तान की छटा को एक बार फिर से बिखेरे? बहुत लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आखिरकार हमारे हाथ से छीना गया कोहिनूर वापस हमारे पास आ सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम कोहिनूर की बात करें, ऐसे कई सवाल आपके पास होंगे जिसका जवाब हम आपको देना चाहते हैं कि आखिरकार कोहिनूर हमारे हाथ से फिसलकर अंग्रेजों तक कैसे पहुंचा। 1947 में भारत ने ब्रिटेन से कोहिनूर की मांग पहली बार की थी आजादी के बाद। 1953 में भारत ने अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया था और फिर 2000 में भारत ने कोहिनूर की मांग ब्रिटेन की सरकार के पास एक बार फिर रखी। लोकसभा में इस मुद्दे पर कई बार चर्चाएं सन 2005, 2008, 2010 लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। सरकार से मांग की गई कि सरकार कोशिश करे और ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान वापस ले आए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में 2016 में एक याचिका भी दायर की गई। आखिरकार क्यों हमारे देश में कोहिनूर को लेकर सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि कोहिनूर एक अनमोल रत्न है? तो चलिए पहले इसके बारे में आपको बताते हैं। कोहिनूर की कीमत कितनी है आप जानते हैं क्या? शायद आप इसे जोड़ भी ना पाए। 4,780 करोड़ रुपए। 4,780 करोड़ रुपए आज की मौजूदा कीमत है कोहिनूर हीरे की। इसका वजन है 105.6 कैरेट। 105.6 कैरेट का यह कोहिनूर हीरा है, जिसके अगर हम ग्राम के तौर पर वजन बताएं तो ये 21.12 ग्राम है, यानी करीबन 21.25 ग्राम के आसपास। लेकिन अभी जो मौजूदा कोहिनूर है वो अपनी पुरानी शक्ल में 36 ग्राम का था साहब, लेकिन इसे खंडित कर दिया गया। कोहिनूर का पौराणिक इतिहास आपके सामने रखें। द्वापर युग में सहमत मणिक से इसके जुड़ाव के बारे में बातें आती हैं, लेकिन आधुनिक काल में इसका इतिहास मुगलिया सल्तनत से जुड़ा हुआ है। वारंगल की भद्रकला की आंख में कोहिनूर को जोड़ा गया था। भद्रकला देवी का मंदिर है और वहीं पर देवी की आंख में कोहिनूर हीरे को लगाया गया था। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये हमारे देवी की आंख में कोहिनूर का हीरा। लेकिन जब तुर्क आक्रमण हुआ तो इन आक्रांताओं ने देवी की आंख से कोहिनूर हीरे को निकाल दिया। इसके बाद भटकता हुआ यह हीरा मुगलिया शहंशाह शाहजहां के पास पहुंचा। शाहजहां ने इसकी कीमत अदा की और इसे अपने साथ रखते हुए तख्ते ताऊस में जड़वा दिया, यानी कि उनके सिंहासन में इसे जड़ दिया गया। 1750 में नादिर शाह ने जब लूट का काम शुरू किया तो उसने मुगलिया सल्तनत पर हमले के दौरान तख्त को लूटा और उसके साथ उस तख्त से कोहिनूर हीरे को निकाल दिया। नादिर शाह इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान पहुंच गया। 1809 में कोहिनूर हीरा शाह शुजा के हाथ में बंधा हुआ पाया गया। तस्वीरों में इसे उकेरा गया और तब पता चला कि यह कैसे भटकता हुआ उनके पास पहुंच चुका है। लेकिन वहां से हीरा एक बार फिर हिंदुस्तान पहुंचा साहब 1839 में। 1839 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को जीता और 1849 में लाहौर संधि में कोहिनूर उन्होंने अंग्रेजों को सौंप दिया। 1850 में कोहिनूर बकिंगहम पैलेस पहुंचाया गया, क्योंकि अपने आप में बड़ा ही अनोखा हीरा था साहब। इतना बड़ा हीरा और इतना महंगा हीरा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उस वक्त की ब्रिटेन की महारानी को यह सौंपा गया। 1851 में कोहिनूर को आम जनता के देखने के लिए प्रदर्शित किया गया। लेकिन 1911 में
कोहिनूर को ब्रिटेन की महारानी मैरी के ताज में जड़वा दिया गया। आपको हम बताना चाहते हैं कि कोहिनूर उस वक्त इतनी कीमती मानी जाती थी कि कोहिनूर को बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता। आप सोचिए इसकी कीमत कितनी आकी गई थी उस समय। 170 से भी ज्यादा सालों से कोहिनूर अंग्रेजों के पास है। साल 2013 में उस वक्त के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने भारत की यात्रा के समय उनके सामने जब यह प्रस्ताव रखा गया था कि कोहिनूर को वापस कर दिया जाए, यह सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम ऐसी मांग पूरे करने लगे तो ब्रिटिश म्यूजियम पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। आप समझिए कि ब्रिटेन साम्राज्य ने कैसे अलग अलग देशों से चीजों को हासिल किया था और आज वो ब्रिटेन की संपदा है। भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जो इस हीरे पर अपना दावा जता रहा है। दरअसल 1976 में, आप सही समझे, 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलेथन से कोहिनूर पाकिस्तान को सौंपने का अनुरोध किया। जरा आप सोचिए कि आखिरकार पाकिस्तान ने किस मुंह से कोहिनूर का अपना माना। लेकिन साहब, मुगल के नाम से वो कुछ भी अपना बना लेते। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबान शासक और ईरान ने भी कोहिनूर पर अपना दावा अभी तक पेश किया है। ब्रिटेन की सरकार ने अभी तक सभी सरकारों के अनुरोध को ठुकराया है। साल 2018 में भारत सरकार ने संसद में यह कहा कि कोहिनूर हीरे को लेकर वो आम जनता और सदन की भावनाओं से अवगत है और समय समय पर ब्रिटेन की सरकार के साथ कोहिनूर और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं की वापसी का मामला उठ भी रहा है। भारत सरकार इस मामले के संतोषजनक समाधान की कोशिशें कर रही है। यह बयान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बागची ने दिया था और हाल ही में ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ में छपी खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि क्वीन कंसोर्ट कैमिलिया की ताजपोशी के लिए कोहिनूर हीरे का इस्तेमाल औपनिवेशिक काल की दर्दनाक यादों को उकेरेगा। इसलिए ब्रिटिश शाही परिवार को अब भारत की नाराजगी का डर भी सता रहा है। अगले साल 6 मई को किंग चार्ल्स का राज्याभिषेक होना है और उनकी पत्नी कैमिला पाकर कोहिनूर हीरे से जड़ित शाही ताज को पहनेंगे। लेकिन अब यहीं पर सारी बात आकर टिक जाती है। हमारे पास, भारत के पास तकरीबन 1 साल से भी कम का वक्त है। क्या ताजपोशी से पहले भारत सरकार अपने देश के नागरिकों के गौरव को नागरिकों के सामने ला सकती है? अगर ऐसा हो जाए साहब, तो आप इसे मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी ख्याति कह सकते हैं। तो ये जो बातें निकल कर आ रही हैं, इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। अब तो शायद यही लग रहा है, जिस आधार पर जनमत बनता दिख रहा है, शायद कैमिला पाकर ताज पहने ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद विरोध के स्वर तो अलग बात है। लेकिन मौजूदा हालात क्या है? मौजूदा हालात तो ये कहते हैं कि भारत सरकार को उनका अधिकार मिलना चाहिए, भारत की जनता को उसका अधिकार मिलना चाहिए और कोहिनूर संवेदनाओं के सहित भारत को सौंपा जाना।